प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास में पाठ 3 दिल्ली सल्तनत की स्थापना। पिछले पाठ में आपने जाना कि सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन सन 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना। इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता था, इसी कारण उनके राज्य को सल्तनत कहा गया। इसमें 5 वंश हुए: गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब हम इस पाठ में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुहम्मद गोरी। उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफ़गानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। इन्हीं राज्यों में से एक था गोर, जिसका सुल्तान था मुहम्मद गोरी। उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के मुल्तान को जीता और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा, लेकिन गुजरात के राजा मूल राज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया। पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गोरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। तराइन का युद्ध। सन 1191 ईस्वी में मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नाम की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इसमें गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। इस युद्ध में मुहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया था और मुश्किल से बच निकल पाया। वापस लौटकर गोरी ने एक और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। अगले साल सन 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गोरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे, जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। जब गोरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों पर हमला किया, तो हाथी पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी ही सेना में तबाही मचाने लगे। अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद मुहम्मद गोरी के तुर्क सेनापतियों ने तेजी से पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया। तुर्कों की सफलता के कारण कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजाओं का पारस्परिक मतभेद भी एक प्रमुख कारण था। इनमें राजा जयचंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क जीते क्योंकि उनके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्धभूमि में तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे, अर्थात उनके पास युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर थे। गुलाम से सुल्तान। तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद गोरी की हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे, जो वहाँ की शासन व्यवस्था देख रहे थे। दिल्ली में मुहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासन का काम देख रहा था। गोरी की मृत्यु के बाद
कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली, अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरी, पराजित राजपूत परिवारों का व्यवहार। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा करते थे। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी। गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी। वह घोड़े की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी। रजिया ने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मानने वाले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब उसने अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया, तो तुर्क सरदारों ने उसका विरोध प्रारंभ कर दिया और उसकी हत्या कर दी। रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करते थे। उसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी कि सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाया। वह कहता था कि राजा ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका प्रतिनिधि है। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद शासक बना, परंतु 3 वर्षों के बाद ही उसके वंश का अंत हो गया। भारत में तुर्क राज्य स्थापित होने से ईरान, इराक, तुर्किस्तान, खुरासान आदि देशों से लोग यहाँ आकर बसने लगे। सुल्तानों के समय इतिहास की नई पुस्तकें लिखी गई थीं, जिनमें हर शासक के समय में क्या क्या बातें घटित हुई, उनके विवरण हमें मिलते हैं। ये तुर्क अपने साथ अपने रीति रिवाज व धर्म तो लाए ही, साथ ही अपने हुनर, पहनावा और पकवान आदि भी लेकर आए थे। इनके बारे में हम आगे की पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ यहीं पूर्ण हुआ। अगले पाठ अगले वीडियो में।